मित्रों नमस्कार। आज की बात में जो संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूँ वो अद्भुत, रोचक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगेगा आपको। कोई सरस्वती पुत्र कितना साहसी हो सकता है और कोई लक्ष्मीपति पुत्र कितना विनम्र हो सकता है, इसका ये अद्भुत और रोचक संस्मरण है। ये सुनाया था मुझे चार लैंड सुनाजाऊं वाले खास प्रख्यात कवि श्री सुरेंद्र शर्मा का, जिनके बारे में एक वीडियो आप पहले मेरा देख चुके हैं। और दूसरा नाम इसमें आता है बाबू घनश्याम दास जी बिरला का। हो सकता है आज की पीढ़ी बाबू घनश्याम दास जी बिरला को नहीं जानती हो, लेकिन बाबू घनश्याम दास जी बिरला वो आदमी उन लोगों में शरीक रहे हैं जिन्होंने भारत के औद्योगिक और व्यापारिक गठन में बड़ी उल्लेखनीय और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उद्योगपतियों के उस जमाने में गिनती के नाम आते थे उद्योगपतियों के। टाटा, बिरला, बजाज, डालमिया, सोमानी और दो चार 8-10 नाम और आया करते थे। आज जैसी भीड़ भाड़ कारपोरेट घरानों की नहीं थी। और तब सरकारें कारपोरेट घरानों की जर खरीद गुलाम नहीं हुआ करती थी। उद्योगपति चुनावी चंदा दिया करते थे, लेकिन बहुत संकोच से दिया करते थे और कोशिश करते थे कि चुनावी चंदा देने का उन्हें गर्व न कभी नहीं हो। वो अपनी ओर से उल्लेख नहीं किया करते थे, बचते थे उल्लेख करने से। उसी वक्त का किस्सा है और ये खुद सुरेंद्र भाई शर्मा ने सुनाया था और मुझे अकेले को नहीं, 8-10 लोगों के उपस्थिति में सुनाया था। हमारे गांव मनसा में सुनाया था उन्होंने। बहुत पुरानी बात है, बहुत ताज़ा बात नहीं। मैंने कहा ना, उस वक्त की बात है जब गिनती के उद्योगपति और व्यवसायी हुआ करते, व्यापारी हुआ करते थे। जैसा कि सुरेंद्र भाई शर्मा ने बताया कि एक कवि सम्मेलन के सिलसिले में वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे हवाई जहाज से। हवाई जहाज में बैठे तो उन्हें मालूम हुआ कि बाबू घनश्याम दास जी बिरला भी इसी हवाई जहाज में बैठे हुए कलकत्ता जाने हैं। आपको एक बात और बता दूं कि बाबू घनश्याम दास जी बिरला को अंतरंग हलकों में बाबू के नाम से संबोधित किया जाता था। उन्हें सब लोग बाबू कहा करते थे। और घनश्याम दास जी केवल उद्यमी और व्यापारी नहीं थे, वो अच्छे साहित्य अनुरागी थे, साहित्य प्रेमी थे और साहित्यकार प्रेमी थे। खुद भी बड़े चाव से साहित्य से उनका बड़ा लगाव था। उनके बड़े गंभीर अध्येता थे वो। तो बिरला जी का निवास हिंदी के साहित्यकारों का और कवियों का एक छोटा मोटा, जैसे कहिए कि मायके जैसी स्थिति थी। लोग चाहे जब वहां जा सकते थे, चाहे जब आ सकते थे। तो जैसे ही तुरंत भाई को मालूम पड़ा कि बाबू घनश्याम दास जी बिरला भी इसी हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और कलकत्ता जा रहे हैं, तो वे उठ के उनके पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। बाबू घनश्याम दास जी बिरला भी तुरंत भाई को देख के खुश हुए। अच्छा अच्छा, तुम भी इसी यात्रा में चल रहे हो साथ में? कहा कलकत्ता ही जा रहे हो, बीच में कहीं उतर जाओगे? मालूम पड़ा कलकत्ता जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की मिजाज पुरसी की, हाल चाल पूछे। और सुरेंद्र भाई ने पूछा कि बाबू आप कलकत्ता क्यों जा रहे हैं? तो घनश्याम दास जी बिरला ने बहुत स्वाभाविक रूप में कहा कि वहाँ पे एक जूट मिल का सौदा होना है और सारी बात पहले हो चुकी है, दफ्तर लोन कर ली है, और मुझे अंतिम बात करने के लिए, निर्णय लेने के लिए मुझे जाना है, तो बातचीत करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ मैं। बात बात में दोनों को मालूम पड़ा कि दोनों लगभग 4 दिन कलकत्ता में ही रहेंगे। और 4 दिन में एक शाम ऐसी निकल आई जिसमें दोनों फुर्सत में थे। तो घनश्याम दास जी बिरला ने कहा कि सुरेंद्र, उस शाम का भोजन तुम मेरे साथ करना। तो तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, स्थान तय होना बाकी था। तो ये तय हुआ कि स्थान की सूचना बाबू घनश्याम दास जी बिरला तुरंत भाई को बाद में करवा देंगे। तुरंत भाई ने बताया कि तयशुदा दिन पे बाबू की खबर आई कि फला फला होटल में शाम को भोजन के लिए मिलेंगे। 5 सितारा होटल में बुलाया था। सुरेंद्र भाई वक्त से पहले पहुंचे, बाबू घनश्याम दास जी बिरला भी वक्त पे पहुंचे। दोनों बैठे, सामान्य बातें शुरू हुई। बेहरा ऑर्डर लेना है, उससे पहले एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। सुरेंद्र भाई बोले कि मैं उनसे उनके जूट उद्योग के बारे में पूछता था और वो मुझसे कवि सम्मेलन के बारे में पूछते थे। हम दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे थे। होटल का बेहरा आया। घनश्याम दास जी बिरला ने कहा कि सुरेंद्र, तुम बताओ तुम क्या खाओगे? तो जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, सुरेंद्र भाई बड़े चटपटे मसालेदार भोजन के शौकीन हैं। और उड़द की दाल, लहसुन प्याज वाली और मक्का की रोटी मिल जाए तो उनको तो वो, जैसे कहिए कि राज तिहुपुर को तजीडारों वाली स्थिति थी उनके लिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा चटपटा मज़ेदार मसालेदार भोजन ऑर्डर किया उन्होंने। और फिर बारी आई बाबू घनश्याम दास जी बिरला की। तो घनश्याम दास जी ने ऑर्डर किया। वो सुनकर सुरेंद्र भाई हतप्रभ रह गए, उन्हें पता नहीं था। घनश्याम दास जी ने ऑर्डर किया
उबली हुई, बिना बघारी हुई, बिना नॉन फ्राइड मूंग की दाल और 2 चपातियां बिना घी की। सुरेंद्र भाई बोले कि मैं बाबू का ऑर्डर सुन के मैं हक्का बक्का रह गया कि सारे देश के उद्योगियों का नेतृत्व करने वाला आदमी इस हालत में को घी की रोटी भी नहीं खाए और बघारी हुई दाल भी नहीं खा पा रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठा, उनके सामने खड़ा हुआ, मैंने दोनों हाथ जोड़े, बोले बाबू हम आपके बच्चे हैं, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। यदि आपका यही भोजन है तो हम आपके बच्चे आपके इस भोजन की आजीवन व्यवस्था कर देंगे। आपने हमें इतना क्षमतावान बना दिया है, आप एक जूट मिल का और सौदा क्यों कर रहे हो? सुन के घनश्याम दास जी बिरला हंसे, जोर से हंसे और सुरेंद्र भाई से कहा कि बैठो बैठो बताता हूँ। सुरेंद्र भाई बोले कि जब मैं बैठ गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सुरेंद्र, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कवि सम्मेलन में तुम्हारे जाने की इच्छा नहीं थी फिर भी तुम्हें जाना पड़ा? सुरेंद्र भाई बोले कि हाँ, मुझे ऐसा हुआ ही नहीं, होता रहता है, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं होती फिर भी जाना पड़ता है। तो घनश्याम दास जी बिरला बोले कि सुरेंद्र, यही स्थिति हम जैसे लोगों की भी है। कोई भी काम हो, उद्योग हो, व्यापार हो, आप उसे शुरू करते हैं, चलाते हैं और फिर एक स्थिति आ जाती है कि वो आपको चलाता है और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरे भाई, मैं जूट मिल खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा उद्योग, मेरा उद्यम मुझे चला रहा है और मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे कि तुम अनिच्छापूर्वक कवि सम्मेलन में तुम्हें जाना पड़ता है, तो वो स्थिति मेरी है जो तुम्हारी होती है। हम दोनों एक ही धरातल पर खड़े हुए हैं। हम लोग अब अपने अपने कामकाज के चलाए अनुसार चल रहे हैं। अब अपनी इच्छा हम अपनी इच्छा के मालिक नहीं रहे। सुरेंद्र भाई बोले कि हमारा वातावरण थोड़ा गंभीर हो गया था, संजीदा हो गया था, लेकिन बाबू ने फिर उसे सहज बनाया और कहा कि तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ गए हो? जो हो रहा है सब कुछ प्रभु इच्छा के अधीन हो रहा है, तो तुम इतना विचार मत करो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और तुम अपना भोजन करो, मजे लो। सुरेंद्र भाई बोले कि उस दिन मैंने जो सबक लिया कि हमें वक्त के सामने हम सब वक्त के दास हैं, हम सब ईश्वर की कठपुतलियां हैं। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है और ये बात बाबू घनश्याम दास जी बिरला पर भी लागू होती है। ईश्वर की अदालत में सरस्वती पुत्र हो या लक्ष्मी पुत्र हो, दोनों समान धरातल पर हैं। सरस्वती पुत्र साहस कर लेता है, लेकिन प्रत्युत्तर में लक्ष्मी पुत्र ने उतनी विनम्रता से जवाब दिया, तनिक भी नाराज नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, बुरा नहीं माना। उम्मीद करता हूँ सुरेंद्र भाई का सुनाया हुआ एक किस्सा आपको अच्छा लगा होगा और आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी इस किस्से में पाते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाते रहिएगा और अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। धन्यवाद, नमस्कार।